Hello guys, this is Ashutosh welcoming you all in this new lecture of mechanics। तो मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज आपकी जो चल रही है उसमें आज हम लेके आ गए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर सीरीज का फोर्थ लेक्चर लेके आ गए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर सीरीज का। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन तो आपने सुना ही होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, एनर्जी, और वर्क एनर्जी थ्योरम वो भी आपने सुना होगा। तो हम आज पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि जेई मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जेई मेंस वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस एडवांस में भी आए हुए प्रॉब्लम्स हैं और जो आपके जेस्ट में पूछे जाते हैं। जेस्ट में ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, कभी कभी टीआईएफआर में ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। और अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपसे बन गए तो आईटी जैम में भी जो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे पूछे जाते हैं उसमें इसका बहुत ही इजी जो यूज़ होता है वो हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ जगह जैसे कि रोटेशनल के क्वेश्चन में आपका इन सब चीज़ों का यूज़ हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बेसिकली जो आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जब भी मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए मैकेनिक्स की, ठीक है, मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। 2 सेकेंड, अगर मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कभी भी आपसे ये बात नहीं करता हूँ कि आपको जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ मैकेनिक्स पढ़ना है अपन को, है ना, तो मैकेनिक्स में आपने चैप्टर पढ़ लिया, जैसे मान के चलिए मैंने पढ़ा है कोरियोलिस फोर्स। ये वाली एक ऐसी यूनिट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब मैंने आपको पढ़ा दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, अगर मैंने ये पढ़ा है आपको मोमेंटम, अब इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, है ना। जैसे पी वाई क्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो बात बता रहा हूँ आपको, वेरिएबल मास सिस्टम, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ड्रैग फोर्स से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्या? नहीं। फ्रिक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। मतलब कि ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलते हैं? क्यों नहीं मिलते फिर भी सिलेबस में क्यों है? भाई सिलेबस में है तो आता तो होगा ना, कहीं ना कहीं आता है भाई, आता ज़रूर है। आईटी जेम में ज़रूर आएंगे ये सारी चीज़ें, ये भी आएगा और ये वाली दो दो टॉपिक्स, ये ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको मैं बोलूँगा तो नहीं मिलेंगे इसके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन जो आते हैं ये डायरेक्ट नहीं पूछता है, इसका यूज़ करना आना चाहिए आपको। क्या करना चाहिए, मतलब कि ये क्या है, एक प्रकार से आपके लिए टूल्स है। आपसे पूछेगा कौन सा क्वेश्चन? रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन। कौन सा पूछेगा क्वेश्चन आपसे? रोटेशनल मोशन। मैंने क्या किया, रोटेशनल मोशन का आपको बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन दे दिया, रोटेशनल मोशन का, है ना। अब उसमें क्या लगाओगे? भाई इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगेगा। इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट मतलब क्या? एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा आपको? एक फोर्स की एफबीडी बनाते आनी चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। प्लस एक जैसे मैंने वर्टिकल सर्कल वाले क्वेश्चन बताया था, उसमें क्या क्या लग रहा था भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा था, साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लग रहा था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसे हो गया, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, है ना, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारे क्या है? आपके मैकेनिक्स के टूल्स हैं, मैकेनिक्स के टूल्स हैं। और इनमें सबसे अच्छा टूल कौन सा है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे बढ़िया टूल यही है। अब जैसे स्प्रिंग के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा नहीं कि आपसे केवल स्प्रिंग में ये पूछ लेगा कि के दे दिया, एक्स दे दिया और आपसे पूछ लिया कि एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर कर दिया। नहीं, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं देगा। क्वेश्चन आपको जो भी देगा तो बेस ये देगा कि आपसे सॉल्व करते आता है कि नहीं, अप्रोच आती है कि नहीं आपको सॉल्व करने की, क्वेश्चन को अप्रोच करने की। तो उसके लिए क्या लगेंगे आपको? टूल्स रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो वो टूल्स हैं वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं मिलके। ये सारी चीज़ों का आपको यूज़ करते आना चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज़ लगेगी। ठीक है, एफ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ इस्तेमाल होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगेगी, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि ये यूज़लेस चीज़ है अभी आपके लिए। बिल्कुल यूज़लेस नहीं है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे टूल्स आपके पास नहीं होने वाले ना, तो आप आगे चल के मैकेनिक्स का कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये गारंटी मानो, गारंटी मानो। सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाएंगे, जैसे कोरियोलिस फोर्स आपका हो जाता है। कोरियोलिस फोर्स आपका ऐसा टॉपिक हो जाएगा जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, 2-3 चीज़ों से काम बन जाता था आपका। वेरिएबल फोर्स ऐसे हो जाता था, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होती थी।
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन, ये सारे टूल्स आपको ना आते हुए मैं डायरेक्ट आपको पीवाईक्यूज करवा दूं कि पीवाईक्यूज में क्या क्या चीज़ आई, तो भाई नहीं बनने वाली आपसे। क्यों नहीं बनने वाली? क्योंकि पीवाईक्यूज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है। मतलब कि ऑल्दो मतलब कि ऐसे सारे पीवाईक्यूज ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे पीवाईक्यूज जो मैकेनिक्स के होते हैं वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होंगे, टूल्स ही नहीं पता होंगे, तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे समझ पाओगे? ठीक है, तो प्लीज़ इस कोर्स के साथ स्टिक रहिए, चिपके हुए रहिए और फॉलो करते रहिए कोर्स को। और अगर आप भी कोई नीडी एस्पिरेंट्स को जानते हैं जो कि आईटी जेम की प्रिपरेशन कर रहा है फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ये वाले चैनल को। ठीक है, लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें फिजिक्स एकेडमी को, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, कम्युनिटी टैब पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कम्युनिटी टैब की सारी पोस्ट विजिबल हों। ठीक है, हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स, वॉचर्स जो हैं वो 64% नॉन सब्सक्राइबर्स हैं और 36% क्या हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये मतलब ये देखो यार, ये लोग तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग भी कर दीजिए। 64% जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़, है ना? ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बताइए कैसे हो सारे लोग? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? हमेशा करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। चाहे कुछ भी आ रहा हो आपकी लाइफ में, ऊपर नीचे जो भी चल रहा हो आपकी लाइफ में, अदर प्रॉब्लम्स जो भी हो, लेकिन काम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोर्स को लेके, और पढ़ाई कितने घंटे कर रहा हो रोज़, अपने गोल्स के लिए कितना टाइम डेडिकेट कर रहा हो। ठीक है, चलिए, कोई भी दिक्कत आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज़ पॉज करके सॉल्व करिएगा खुद से क्वेश्चन को, फिर मेरा मतलब सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होने वाला है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है ना? आशुतोष द्विवेदी, AIR 311 इन ITGEM 2022 एंड AIR 371 इन JES 2022। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फिजिक्स का टाइम टेबल है, ये केमिस्ट्री का टाइम टेबल। तो केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इन टाइम टेबल को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे जुलाई के टॉपिक्स हैं, जुलाई ऑन गोइंग टॉपिक्स हैं, और जुलाई ऑन गोइंग टॉपिक्स फिजिक्स के लिए मैकेनिक्स चल रहा है, और उसके साथ साथ चल रहा है आपका क्या, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए इससे लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, चलिए, अभी तक हम बात करते आए थे कुछ इस प्रकार के सिस्टम की। जब वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था, तो हम कैसे सिस्टम की बात करते थे। ये एक मेरा मान के चलिए एक मास है, मैं एक जनरल सिस्टम कंसीडर कर रहा हूँ, ये मेरा ग्राउंड है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे है क्या, एक दीवार कंसीडर कर लो, यहाँ पे क्या है, एक रफ सरफेस है, रफ। ठीक है, रफ सरफेस है। अच्छा, इस पे इसकी एफबीडी अगर बना के बताएंगे तो किस प्रकार की बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी क्या, इस पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो यहाँ यहाँ की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना? नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ इसका खुद का वेट लग रहा है, mg। ठीक है, प्लस मान के चलिए मैं एफ एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहा हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है मेरा। अच्छा, और कुछ फोर्सेस की बात कर लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इसके, क्योंकि ये नीचे ड्रैग होना चाहेगा ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको, ये रफ सरफेस है इसके साथ कांटेक्ट में है ना, तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ फेंकना चाहेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, अभी नीचे लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि एक mg फोर्स है जो वेट के कारण नीचे आ रहा चल रहा होगा ऑब्जेक्ट, और एक एक्सटर्नल फोर्स मैं खुद अपने हाथों से लगा रहा हूँ। अच्छा, एक स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा, FSP। स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग नीचे कंप्रेस होगी, तो कंप्रेस होने के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी, जिसके कारण ऊपर की तरफ ये भागना चाहेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट इसके हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये 4-5 प्रकार की फोर्स लग रही हैं। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या कहती थी, वर्क एनर्जी थ्योरम मैं यहाँ लिखता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती थी,
वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने आपको बताया होगा ना कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम का एक अप्लाइड मतलब एक फॉर्म है, एक प्रकार से देखा जाए तो जनरल फॉर्म है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका एक निश्चित फॉर्म अगर हम कंसीडर कर लें तो उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेट फोर्सेस हमारे क्या क्या लग रहे हैं, एफ नेट को क्या बोल देते हैं हम, एम ए बोल देते हैं। ठीक है। हमारे नेट फोर्सेस लग कौन कौन से रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, एक फोर्स लग रहा है एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, एफ एक्सटर्नल फोर्स हो गया। एक फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, है ना। एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एक लग रहा है हमारा वो क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एक क्या हो जा रहा है हमारा एम जी, वेट। ये सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं आपके लिए, चार पांच प्रकार के फोर्स कर रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, है ना। ये हमारा क्या एफ नेट फोर्स है। अच्छा, तो क्या होता था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होती थी हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। ये स्टेटमेंट सबको याद है ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो वर्क कौन कौन से फोर्स के कारण हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के कारण हो रहा है, एम के कारण वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन, ठीक है, और किसके कारण बचा, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन। इनका वो क्या होगा, राइट हैंड साइड पे क्या लिखूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनका वर्क डन का समेशन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, क्यों, पता होगा सबको, 90 डिग्री का एंगल बना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ऊपर या नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन मान के चलो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, क्योंकि नीचे किसके करना है ना, तो और ये क्या होगा अपना ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के कारण वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय एम क्या होगा, एम के कारण वर्क डन क्या होगा, एम के कारण ये लिख देते हैं, ठीक है, वेट के कारण, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय एम जी बेटर टू से कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, बेटर वी शुड से ग्रेविटेशनल फोर्स। आखिरकार एम जी वेट है क्या, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना एक प्रकार का। अच्छा, एक चीज़ और, स्प्रिंग फोर्स के कारण भी कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा स्प्रिंग फोर्स को, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके अलग लिख देते हैं, प्लस। अच्छा, एक चीज़ और थी हमारी, वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन तो जीरो हो गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स भी हो रहा होगा, और एक हो रहा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स के कारण, इन चार फोर्स के कारण वर्क बचा, क्योंकि वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन तो जीरो हो गया। अच्छा, इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ अगेन, है ना, ठीक है। ये हमारे क्या है एक्चुअली में, है क्या चीज़, मैंने आपको बताया था ना, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होता था, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते थे, बताया था कि नहीं, इस बात की मैंने चर्चा की थी कि नहीं की थी। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जिनका वर्क डन उनके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और ये तब मैंने बात प्रूव भी की थी कि स्प्रिंग फोर्स और ये सारे जो फोर्सेस होते हैं, जिनके लिए पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है ना, जिन जिन फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। या आप ये भी कन्वर्ट स्टेटमेंट भी सही हो कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही एग्जिस्ट करती है। ये बात की चर्चा मैंने आपसे की थी प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है एक प्रकार से, तो इसको मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकता हूँ एक प्रकार से जनरल टर्म में। फ्रिक्शन को मैंने क्या लिख दिया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और इनको क्या लिख दिया मिला के कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, और क्या बचा हमारा, एक्सटर्नल फोर्स बचा, इनकी वैल्यू किसके बराबर है, डेल के ई के बराबर, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अच्छा, इसको डेल के लिख देता हूँ, ठीक है, डेल के लिख देता हूँ, डेल के लिख दिया। चलिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, रुकना 2 सेकंड रुकना, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, इन दो फोर्सेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, के डेल के माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था बाय द डेफिनेशन ऑफ डेल यू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, यही बताई थी कि नहीं बताई थी, यही बताई थी अगर आपको याद हो तो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, मैंने कहा था जब पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर था, वो शायद था आई थिंक कि हाँ थर्ड ही लेक्चर था, लास्ट लेक्चर ही था मेरे ख्याल से, स्टेबिलिटी पोटेंशियल की जब हमने बात की थी उसी के पहले मैंने आपको बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, तो वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण जो भी वर्क डन हो रहा है सारे जोड़ लो, सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जोड़ लीजिए,
सिर्फ फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पे मान के चलो ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, डिसिपेटिव फोर्सेस जितने भी लग रहा हूँ सबको जोड़ के बता रहा हूँ मैं आपको, ये जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स सारे जोड़ लो, 2 4 5 6 जितने भी न्यूटन के लग रहे होंगे, 10 फोर्सेस भी लग रहे होंगे तो उनके द्वारा वर्क डन भी जोड़ दिया, ठीक है। इन सब का वर्क डन अगर मैं जोड़ लूँ, इन सब का वर्क डन मेरा किसके बराबर आ रहा है, ये नेगेटिव है, ठीक है, डेल के प्लस डेल यू, ठीक है, ये आ रहा है। इसकी जगह मैं नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस की जगह डेल यू लिख दे रहा हूँ। अच्छा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू, इसको क्या लिख दूँ, के एफ माइनस के आई प्लस इसको क्या लिख दूँ, यू एफ माइनस यू आई। कोई भी दिक्कत तो नहीं, दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी चीज़ें एज्यूम नहीं की हैं कि यहाँ पे इसके द्वारा वर्क डन मेरा ये है, इसके द्वारा वर्क डन मैंने यहाँ पे ये नहीं लिया इसलिए मैं इसको 0 ले रहा हूँ। देखो नॉर्मल रिएक्शन के कारण भी वर्क डन हम ऐड कर सकते हैं इसमें, है ना। नॉर्मल रिएक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, अगर मतलब जनरली जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन के कारण 0 ही होता है ना, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती है शायद नॉर्मल रिएक्शन। तो आई थिंक कि अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन आए नहीं है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के कारण, लेकिन स्टिल हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको इस फोर्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में या कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव फोर्स में भी ऐड हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन, जिसमें भी होगा, लेकिन इस इक्वेशन में हमेशा ट्रू बैठेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी चीज़ें एज्यूम नहीं की है, तो ये इक्वेशन हमेशा 100% ट्रू है, 100% ट्रू। वी कैन से ऑल्सो इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल। तो ये एक आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? आगे बढ़ूँ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा आया कहाँ से, वर्क एनर्जी थ्योरम से आया, वर्क एनर्जी थ्योरम से स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी कहाँ से आ रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अच्छा, अब इस वैलिड इक्वेशन 100% वैलिड इक्वेशन में मैं एक चीज़ कंसीडर कर लूँ, लेट अस टेक अ सिस्टम वेयर आइदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहे हैं या एंड एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट नहीं कर रहा है, या तो एक ऐसा सिस्टम कंसीडर कर लूँ या फिर उनके द्वारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है हमारा, 0 है, R0, ये दोनों क्या है, 0 है। तो इस वाले सिस्टम के लिए हम बात करते हैं आप चीज़ों की, R0 देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये लिख सकते हैं। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अरे ऐसा लिखना चाहिए बेटर, इसको इस प्रकार से लिखना चाहिए, यही स्टेटमेंट रखना चाहिए क्या, के एफ प्लस यू एफ इक्वल्स टू के आई प्लस यू आई, है ना। यहाँ पे के एफ मेरा क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के आई क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यू आई क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू एफ क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये मैंने आपको अभी क्या बताया, किस चीज़ का स्टेटमेंट बताया, ये मैंने आपको बताया अभी
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं प्यार से, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम मिला के क्या बोलते हैं, हमेशा मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं ऐड कर दूं तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मिला के मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ये बात आपने पढ़ी होगी पहले भी, मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, क्या ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, 100% वैलिड है, हर केस के लिए वैलिड है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, 100% केसेस के लिए वैलिड नहीं है। अगर आपको लगता है, मिसकंसेप्शन है कि मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हर जगह यूज़ कर सकता हूँ, तो नो, इट्स नॉट वैलिड एवरीवेयर, इट इज़ ओनली वैलिड व्हेन, यहाँ लिख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी is only applicable when if 2 सेकेंड external force is absent or work done by external force equals to 0, and second, non-conservative forces are absent, or we can say that work done by non-conservative force equals to 0। सिर्फ ये दो केसेस जब एप्लीकेबल हो रहे होंगे तभी सिर्फ आप क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, जिसका स्टेटमेंट क्या है, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। ये स्टेटमेंट है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया, सारी बातें समझ में आई। जबकि ये वाली इक्वेशन जो आपको मैंने बताई है, ये वाली इक्वेशन क्या हमेशा वैलिड है, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वैसे ही वैलिड है ये भी, ठीक है। तो ये भी आप लगा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में ये लग जाएगी। लेकिन अगर आपको ये नहीं है तो ज़्यादा इजी फॉर्म में ये होगा कि इन दोनों को जीरो करके आप सीधे इसको ये कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यही इक्वेट करने वाला फॉर्म जो हमारा हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है, जो सिर्फ इस चीज़ के लिए वैलिड है, ठीक है। तो है किसके, ये इनकी जननी कौन है, ये दोनों थ्योरम की कौन सी जननी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। सारी चीज़ें कहाँ से रही, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते बनती है तो ये दोनों थ्योरम भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ शानदार क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, मान के चलिए मेरे पास एक क्या है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, मान के चलिए मेरे पास कुछ इस प्रकार से ये बॉल है, और यहाँ पे मेरा क्या है, ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड है ये मेरा। अब इस बॉल को मैंने, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और मैंने फ्री फॉल कराया, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, ठीक है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो ये बॉल को मैंने नीचे की तरफ फेंका, अब ये यहाँ तक आई और टिप्पा खा के ऊपर फिर h हाइट तक उठी, ठीक है, कहाँ तक उठी, h हाइट तक उठ गई। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, h हाइट तक उठने के बाद ये वापस से h हाइट तक उठ गई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। या फिर आप ये बता दीजिए कि इस पॉइंट पे एक काम करिए, h हाइट मत बताइए, आप क्या बताइए, इसे h हाइट से फेंका हुआ है मैंने, आपको क्या बताना है, इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, ये मेरा a था, है ना, ए बी की वैल्यू कितनी है, मेरी h है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट बी, जब ये ग्राउंड से जस्ट हिट होने वाली होगी तब इसकी वेलोसिटी बता दीजिए आप। इजी क्वेश्चन है बहुत, कर सकते हैं, पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करने की कोशिश करिए, किया ट्राई, आया कुछ आंसर। अच्छा चलिए देखिए कैसे होगा,
वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस क्या हैं, सारे जीरो हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है तो वर्क डन बाय उनके जो उनके कारण वर्क डन बाय होगा, वर्क डन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मेरा, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस भी एब्सेंट है, ये दोनों फोर्सेस एब्सेंट है। तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल लगा सकता हूँ, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दीजिए, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, ठीक है। फाइनल, अच्छा इस पॉइंट बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पॉइंट ए पे बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगी, एम जी एच होगी, कोई भी दिक्कत तो नहीं, इक्वल्स टू, है ना, सॉरी इनिशियल कंडीशन है ना, इनिशियली कहाँ थी, बॉल ए पे थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा इसकी वैल्यू किसके, फाइनल के बराबर होगी, तो फाइनल पॉइंट बी पे कितनी हो जाएगी मेरी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर कंसीडर करके चल रहा हूँ, प्लस अगर इसका मास एम है, ठीक है, तब और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो एक ग्राउंड से टच होने वाला है ऑलमोस्ट, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अच्छा दोनों को इक्वेट कर दिया, नॉर्मली एम एम कैंसिल हो जाएंगे मेरे, 2gh की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर, और वी कैन से दैट वी की वैल्यू क्या आएगी, √2gh। ये अलग किया है ना, अगर h हाइट से ड्रॉप किया गया बॉल को तो क्या आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी √2gh आ जाती है, ये हमने किया हुआ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, सबसे बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन की तरफ। देखो एक क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था पहले कि क्या होता है, अगर मान के चलो ये एक स्प्रिंग थी, है ना, मैंने आपको बोला था अगर स्प्रिंग को मैं ऐसे एम मास है, ठीक है, इसको मैंने होल्ड करके रखा है, ठीक है, इस यहाँ पे मैं पहले स्प्रिंग थी ये नेचुरल लेंथ पे, पहले यहाँ पे कोई मास नहीं था मान के चलो, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई मास नहीं था। अब अगले केस में मैंने क्या किया, इसके साथ एक मास इससे अटैच कर दिया, अगले केस में मैंने क्या किया, इसमें मास एक अटैच कर दिया, ठीक है, तो इलॉन्गेशन हुआ कुछ ना कुछ, मास अटैच करा यहाँ पे और छोड़ दिया, है ना, स्प्रिंग को धीमे धीमे यहाँ से यहाँ तक लेके आया। तो मैं पूछूं अगर आपसे कितना इलॉन्गेशन होगा स्प्रिंग में, कितना इलॉन्गेशन होगा, तो आपने एक बार आंसर दिया था mg/k, है ना, ये आपने आंसर दिया था, क्या बोला था, x इक्वल्स क्या कर दिया था, kx इक्वल्स टू mg कर दिया था, fbd बना के x इक्वल्स टू mg/k कर दिया था सिंपली, है ना, ये आपका आंसर आया था। तो ये आपने मेरे को आंसर दिया था, ये किस लेक्चर की बात कर रहा हूँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना, ये मास मैंने अटैच किया है और स्प्रिंग को ड्रॉप किया, यहाँ से छोड़ दिया, मास एम अटैच करके यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो फाइंड द फाइंड द फाइंड द elongation in the spring, ठीक है। ए फर्स्ट क्या, mg/k, mg/k, सेकेंड 2mg/k, थर्ड ऑप्शन 3mg/k, या फोर्थ ऑप्शन 0, ठीक है। ये बताओ इन चार ऑप्शन में से आंसर, ठीक है। पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाओ खुद से, क्या होगा। इस बार मैं ग्रेजुअली नहीं लेके आ रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से इसको, ये कह रहा हूँ ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सॉल्व करो, कर लिया सॉल्व, मैं आगे सॉल्व करूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ सॉल्व करता हूँ। अच्छा पिछले केस में मैं क्या कर रहा था, इसको ग्रेजुअली लेके आ रहा था, जब भी मैं ग्रेजुअली लेके आता हूँ, ग्रेजुअली लेके आता हूँ मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, डेल के ई की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, जीरो। मैं धीमे धीमे लेके आ रहा हूँ ना, जितनी स्पीड से था उतनी स्पीड से लेके आ रहा था, धीमे 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 थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेके आ रहा हूँ, तो कुछ स्पीड बढ़ेगी या कुछ नहीं बढ़ेगी। मैं ग्रेजुअली लाने के लिए मुझे एक डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा ना, अगर ये नीचे की तरफ भागना चाह रहा है एम से, तो ऊपर की तरफ भी मैं mg से थोड़ा mg माइनस 0.00000001 इतना न्यूटन का जब फोर्स लगाऊंगा ऊपर की तरफ, तो ये इतना कम है, इसलिए धीमे 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 नीचे आएगा, एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन ऑलमोस्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, इसलिए वेलोसिटी में चेंज
डेल वी की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगी। ये केस की मैंने बात की थी पहले आपसे जब मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, और मैंने आपसे ये भी बोला था तभी, अगर आपको याद हो, कि मैं इस केस की बाद में फिर से बात करूंगा इस वाले क्वेश्चन की, जब मैं एनर्जी वाले पोर्शन में आऊँगा, मतलब आपके वर्क एनर्जी एंड पावर वाले पोर्शन में। तो अभी वो समय आ गया है कि हम बात करें वापस से इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करता हूँ ना, नेक्स्ट पेज में, बढ़िया फ्रेश। ये मेरी बॉल थी और मैंने स्प्रिंग को यहाँ था, स्प्रिंग पॉइंट ए पे थी, ठीक है। अब इसको मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, ड्रॉप किया, ऐसे जाएगी ये, ठीक है, एक यहाँ तक पहुँच गई है ना। मान के चलो इसकी नेचुरल लेंथ थी इतनी, इस पॉइंट पे मान के चलो एम जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, के एक्स से बराबर हो जाती है। के एक्स की वैल्यू, एम जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, के एक्स के बराबर। ये पॉइंट बी है मेरा। अब क्या होगा, एक पॉइंट सी और कंसीडर करो, ठीक है, ये पॉइंट सी एम, ठीक है, यहाँ ये कंसीडर करोगे तुम पॉइंट सी। अच्छा, मैंने जब इसको यहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है, ड्रॉप किया, तो मैं ग्रेजुअली नहीं लेके आ रहा हूँ इस बार इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि मैंने ड्रॉप किया है। तो ड्रॉप करने में क्या होता है, मैंने इसको कोई भी अपवर्ड फोर्स नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, केवल छोड़ दे रहा हूँ यहाँ से। तो मतलब इसका कुछ ना, जी के कारण एक्सेलेरेशन कुछ ना कुछ होगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी थोड़ी सी। अगर जी की वैल्यू मतलब थोड़ी सी ज़्यादा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट डज नॉट इक्वल टू जीरो है, डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जी की थोड़ी भी ज़्यादा है अगर, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। इसलिए यहाँ पे हम ये एम जी अपॉन के वाली अगर आपने इक्वेशन लगाई है, अगर आपका आंसर स्टिल यही है एम जी बाई के, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये 2 mg/k, ये आएगा इसका आपका करेंट आंसर, ठीक है। क्यों, वो हम देखते हैं अभी कैसे आएगा ये। सिंपली इस केस को मिटा दो, बताता हूँ ये वाला केस भी क्या होगा। क्या होगा इस टाइम क्या होगा, यहाँ पे वो लगा दो आप, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स फाइनल, है ना। ये आप लगा दी, क्या लगा दिया आपने, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों लगाया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हुए दिख रही है क्या, बाहर से मैंने कुछ फोर्स लगाया क्या, नहीं किया ना, केवल क्या किया, इसको ड्रॉप किया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, सिंस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है मेरी, जीरो है, ठीक है, एफ एक्सटर्नल जीरो, एंड ऑल्सो फ्रिक्शनल फोर्सेस भी क्या है मेरी, जीरो है ना। मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी जितनी है मेरी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी क्या है मेरी, यहाँ पे जीरो है। एयर फ्रिक्शन मैंने आपको नहीं बोला कि एयर फ्रिक्शन का कंसीडर करना है, तो ये सारी चीज़ें जब जीरो है मेरी, एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दोनों अगर जीरो है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, एट पॉइंट ए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो थी, है ना। और इसका एलोंगेशन अभी कितना था, इसका एलोंगेशन अभी क्या था, जीरो मान के चलो, ठीक है, इसका एलोंगेशन भी क्या था, जीरो था। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो जब एक्स की वैल्यू ही जीरो है, एक्स अपनी नेचुरल लेंथ पे है, तो भाई क्या होगा, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ऑब्जेक्ट की जीरो ही है। इस पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूँ, जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान रहा था, जिसको क्या मान रहा हूँ, जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे मान रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो है। अच्छा, एक पॉइंट जहाँ पे आएगा जहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी अगेन जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी अगेन जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने इसको जब ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे नीचे आएगा, एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे जहाँ पे इसकी वैल्यू, अभी तो एम वाला फोर्स ऊपर ऊपर यहाँ जब यहाँ था, तो एम वाले फोर्स की वैल्यू ज़्यादा थी के एक्स वाले फोर्स से, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स से ज़्यादा थी मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, अगेन ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सेलेरेशन होगा, तो नीचे की तरफ गिरना चाहेगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाएगी, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, के एक्स से बराबर हो जाती है। इस पॉइंट के बाद नीचे एक्सेलरेट तो नहीं होगा, इस पॉइंट के बाद जब ऑब्जेक्ट नीचे अगर बढ़ा, है ना, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट नहीं होगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। लेकिन स्टिल उसके पास कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक आने में वेलोसिटी हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक आने, नेचुरल लेंथ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। उस वेलोसिटी के कारण ये इसके पास एक मोमेंटम होगा, जिसके कारण वो नीचे तक चले जाएगा। जब नीचे तक चले जाएगा, चलते जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा जहां से रुकेगा और वापस से ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। समझ में आया क्या सिनेरियो बन रहा है,
मतलब मैंने जब इसको ड्रॉप किया तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जब ये अपनी नेट यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगा, तो उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी जो नीचे तक चले जाएगा, है ना, नीचे तक और एक्सटेंड होते हुए चले जाएगा, तो और ज़्यादा अपने क्या होगा, एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, और फिर एक पॉइंट के बाद रुकेगा और वापस से ऊपर की तरफ आएगा। तो अपन को ये बतानी है, मैक्सिमम इलोंगेशन बताना है अपन को, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही जीरो थी। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगेन मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv²। अगेन मेरी जीरो हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है मेरा, अगेन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा ना, इतनी तेजी से आया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन थी मेरी, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, और अगेन नीचे जाते जाते रुक गया, यहाँ रास्ते में रुकेगा ही ना, तो ये मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ ना, सबसे मैक्सिमम इलोंगेशन ये हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ठीक है, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगेन क्या हो गई, मेरी जीरो हो गई, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ से पॉइंट से अब वापस लौटेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पूरी हाइट को मान लेता हूँ मैं एक्स, है ना, एक्स एक्स मैक्स, है ना, या फिर मान लो एच मान लेता हूँ, ठीक है, एच मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ, एच, जितनी हाइट मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बना, क्या क्या है, एक तो देखो नेचुरल लेंथ से इतनी ज्यादा अपनी स्ट्रेच हो गई, तो इसके कारण स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, 1/2 kh² होगी, ठीक है। एच एलोंगेशन के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी इस मास के पास, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या होगी 1/2 kh²। यहाँ पे k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड अगर ये पॉइंट जीरो, जीरो क्या था, जीरो ग्रेविटेशनल, जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो इससे ऊपर जाऊंगा तो mgh पॉजिटिव होगा, है ना, इससे ऊपर mgh हाइट पे जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा, इससे नीचे mgh हाइट पे जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा नेगेटिव mgh होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, माइनस mgh, ठीक है। इसको इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा, 1/2 kh² की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, mgh के बराबर आ जाएगी। अच्छा, h से h कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक है, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2mg/k, ठीक है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो जाएगा मेरा, 2mg/k, मैक्सिमम इलोंगेशन। ये कब किस केस की बात है, जब मैंने इसको ड्रॉप किया है, ठीक है, ड्रॉप किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट कर लेना, ठीक है, BIMP चीज है, क्या है कि m, ये kx और mg, ये वाला जो केस है, ये कब वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज। अगर सडन चेंज है ना, सडनली मैंने ड्रॉप किया है, सडनली ड्रॉप किया है मास को, तो क्या हो जाएगा मेरा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वर्क करने जाएगा, एनर्जी वर्क, है ना, ये आपको लगाना है, ये वाला टूल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, टूल 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपका टूल 2 सही रहेगा, ठीक है, अभी भी, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लेना, ठीक है, समझ में आया। ये आपका लगता कब है, ये बेसिकली बात किस चीज की कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या मैं बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम। जब भी ऑब्जेक्ट को मैं नीचे लेके आऊंगा, धीमे धीमे लेके आऊंगा ना, धीमे नहीं, ग्रेजुअली में, मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम ग्रेजुअली बना हुआ, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, डेल वी की वैल्यू जीरो होती है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा जब जीरो होती है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, नेट फोर्स जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यार इक्विलिब्रियम कंडीशन तो यहाँ मेंटेन ही नहीं हो रही ना, मैं नीचे से कोई फोर्स दे ही नहीं रहा हूँ, ऊपर से का ही एक एयर फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन नहीं, मतलब ये वाला अपना केस गलत। समझ में आया, बात समझ में आई। ये केवल कब सही होगा, जब मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया, इसको मिटा दूं, चलो ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है ना, मिटा देता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन एक क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ऐसे करके एक स्प्रिंग दे दिया, यहाँ से ग्राउंड है ये, यहाँ पे मास m है, ठीक है। अगेन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से मैंने ड्रॉप कर दिया, अगर ये स्प्रिंग, ये मास को ड्रॉप किया मैंने नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, तो ये स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होगा,
elongation इन द स्प्रिंग, ठीक है, यही है, यही क्वेश्चन है, यही निकालना है, ठीक है, इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। बताओ कैसे करोगे सॉल्व, है ना, कोशिश करके देखो, पॉज करके सॉल्व करो, किया सॉल्व, करो क्वेश्चन में, देखो कान चाहे घुमा के पकड़ो चाहे सीधा पकड़ो, बात यही है, ठीक है, बात एक ही होगी, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ग्राउंड था, ठीक है, ये मेरा मास एम था, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोल दूँ ए, यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 और काइनेटिक एनर्जी भी मेरी क्या है 0। अच्छा, इसको मैंने ड्रॉप किया, एक पॉइंट सी तक जाएगा जहाँ मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा, इस पॉइंट सी पे या बी तक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, बी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, वो मैं बात करता हूँ अभी। काइनेटिक एनर्जी तो अगेन 0 हो जाने वाली, क्योंकि नीचे तक जाएगा तो यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुक के वापस से ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी मेरी यहाँ पॉइंट पे 0 हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 kh², 1/2 kh², एंड अगेन जो मेरी ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो नीचे की तरफ पोटेंशियल एनर्जी क्या बढ़ेगी, हाइट नीचे की तरफ कम हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड इसके रिस्पेक्ट में कम होगी, ठीक है, तो -mgh हो जाएगी, ठीक है। क्या कर दो, अगेन इक्वेट कर दो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस सिंस एफ एक्सटर्नल इज 0, external forces absent and also non-conservative forces are absent, forces are also absent, ठीक है। then therefore by conservation of मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन के कारण मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है ना, ये 0, ये 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी 1/2 kh² -mgh, ठीक है। ये स्ट्रिंग भाई घूम के आएगी तो यहीं आएगी ना, तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन भी क्या होगा 1/2 kh² का होगा ना, यही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी भाई, कुछ अलग होगी क्या, क्योंकि भाई ये स्ट्रिंग तो नहीं खींच सकती है, स्ट्रिंग तो खींच नहीं सकती है, ये स्ट्रिंग घूम के यहाँ आएगी, जितनी स्ट्रिंग एच हाइट नीचे जाएगी उतना ही ये एलोंगेशन होगा इसमें, इसलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख दे रहा हूँ। समझ में आया, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गई ना बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इसको यहाँ पे अगेन शिफ्ट करोगे तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 2mg/k, कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी ना, वही बात है, आम को छील के खाओगे या काट के, ठीक है, छील के खाओगे कि काट के खाओगे, बस बात यही है। और क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही पूरा सेम है, ठीक है, नोट कर लिया, इरेज कर दूं, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है, सारे क्वेश्चन आज इसी पे बेस्ड हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, एक यहाँ पे क्या बॉल है मेरी, यहाँ पे भी एक सरफेस है, रफ सरफेस, रफ सरफेस, रफ सरफेस है मेरा, इसका म्यू दिया है मुझको कितना 0.5, म्यू दिया है 0.5, कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है मेरे को 0.5 दिया है। अच्छा, ये मेरा क्या था, स्प्रिंग थी यहाँ पे, है ना, ठीक है। क्या हुआ था, इसको मैंने क्या किया था, इस स्प्रिंग को मैंने यहाँ से ले जाके यहाँ तक स्ट्रेच किया था, ठीक है, ये इसकी क्या है नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ, ठीक है। इस स्प्रिंग को मैंने यहाँ से लेके ये 2 सेकंड रुकना, क्या किया था मैंने इसको, या मास एम है, ठीक है, मास एम ले लो, इसको मास एम ले लो, इसको अंदर की तरफ धकेला कितना 2 मीटर तक, 2 मीटर तक यहाँ से नेचुरल लेंथ पे रखा होगा ये मास, है ना, इसको मैंने अंदर की तरफ धकेला यहाँ एक्सटर्नल फोर्स के कारण, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण मैंने इसको अंदर की तरफ धकेला कितना 2 मीटर तक, इसको कंप्रेस कर दिया, उसको कंप्रेस करने के बाद इसको छोड़ दिया, इसको क्या किया छोड़ दिया एकदम से, तो छोड़ने के बाद मान के चलो ये मास कहाँ तक जाता है, यहाँ पे जाता है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी दी हुई x दी है, अगर ये वाला मास यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, इतना एक्सटेंड होता है, तो आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एंड मास m की वैल्यू भी आपको शायद चाहिए पड़ेगी, है ना। क्या पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ब्लॉक will cover
when it is released after कंप्रेशन। अच्छा, कंप्रेशन की वैल्यू कितनी मेरी 2 मीटर कंप्रेशन की वैल्यू है, ठीक है एक। और मास एम की वैल्यू कितनी दी है 1 kg, ठीक है 1 kg दी हुई है। एंड ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपको कितना दिया है 50 न्यूटन पर मीटर, ठीक है 50 न्यूटन पर मीटर का क्या दिया है आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, लगा के देखो, लगा के देखो भाई जल्दी से। चलो कर लिए सॉल्व, पॉज करके करूँ मैं सॉल्यूशन करूँ? चलिए सॉल्यूशन करते हैं, मैं करता हूँ सॉल्व, ठीक है। अच्छा पॉइंट ए की बात करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं पॉइंट ए, इसको कंसीडर करते हैं पॉइंट बी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या है मेरा 0, एक्सटर्नल फोर्स को ये ऐड कर रहा है क्या? नहीं। अच्छा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐड कर रहा है क्या? जी हाँ ऐड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐड कर रहा है। मतलब अपना ये वाली जो इक्वेशन थी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू किसकी बराबर आती? के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई, इसके बराबर आती है ना। ये वाली इक्वेशन मैंने बोला था ना हर जगह वैलिड है, ऑलवेज वैलिड। तो ये इसको लगाने का समय आ गया है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस की वर्क के दौरान वर्क डन क्या है 0 है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट ही नहीं कर रहा है। अच्छा एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन क्या लगेगा? अच्छा जब मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगना चालू हो जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? क्योंकि क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है, म्यू एन होती है। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कितना प्रोवाइड होगा 1 kg मास को? नीचे से ग्राउंड से कितना प्रोवाइड होगा? क्योंकि नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, ऊपर की फोर्स भी, ऊपर की तरफ भी नॉर्मल रिएक्शन mg ही लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन पेयर है। नहीं ऐसा नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट कभी भी रिएक्शन पेयर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन क्यों लग रहा है? सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट के कारण, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसलिए mg के बराबर लग रहा है। तो म्यू इंटू mg लिख सकता हूँ इसको मैं। म्यू कितना है 0.5, एम कितना है 1 एंड जी कितना है 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 5 आएगी, है ना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? वर्क डन निकालना है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 5। अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा किधर की तरफ लग रहा होगा? इधर पीछे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? 2 + x आगे की तरफ हो रहा है ना। तो इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री एंगल है। 180 डिग्री एंगल का वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस 2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। ये आ गया मेरा वर्क डन, समझ में आया ये? चलिए अगर इतना समझ में आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रुकी जा रहा है ना, यहाँ से कंप्रेस होते 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 एक पॉइंट होगा जहाँ पे रुक जाएगा, फिर से वापस पीछे की तरफ चलने जाएगा। अच्छा इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या हो रही है? 1/2 के एक्स स्क्वायर हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्स लेंथ बढ़ गया ना आगे, एक्स लेंथ आगे बढ़ गया ओरिजिनल लेंथ से, तो इसके कारण स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या थी? 0 थी, क्योंकि अगेन यहाँ पे रेस्ट पे रखा हुआ था, तब मैंने हटा दिया इसको एकदम से। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी मेरी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी मेरी? 1/2 के इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि टू अंदर तक, टू क्या था? कंप्रेशन था मेरा, 2 मीटर तक मैंने कंप्रेस किया था। तो मैंने बताया था कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे मैं उसको कंप्रेस करूं या फिर क्या करूं एक्सटेंड करूं। देखो प्लस यहाँ पे भी, प्लस यहाँ पे भी, है ना। इस साइन, इसके कारण ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी? ये माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसलिए मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ, -0 -1/2 के इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। 5 इंटू एक्स प्लस 2 ये आ गया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1/2 कॉमन निकाल लिया मैंने, के भी कॉमन निकाल लिया। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। चलो इतना सॉल्व कर लिया अपन ने, बहुत बढ़िया बात है। 5 इंटू एक्स प्लस 2, ये माइनस साइन छूट रहा है क्या? हाँ जी हाँ, माइनस साइन छूट रहा है, अभी गलती हो जाएगी। इस माइनस साइन को अगेन रखे रहने देते हैं, 1/2 रखे रहने देते हैं एक्स के, इसको एक्स, इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को क्या ले सकता हूँ? एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा और कुछ नहीं। अच्छा एक्स प्लस टू यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा? कैंसिल हो जाएगा, है ना।
अब इसकी इस माइनस साइन को -5 बचा इंटू 1/2 को यहाँ से 1/2 लिखा था, यहाँ से यहाँ लेके आगे 1/2 था ना, के इंटू x-2 ये बचा था ना, लिख देते हैं दोबारा से यार, क्या दिक्कत है। -5 है ना इक्वल्स टू 1/2 के x-2 यही बचा होगा। देखो x+2 काटने के बाद, ठीक है यही बचा है, लिख दो फिर से। ये 2 यहाँ आएगा तो -10 हो जाएगा। के की वैल्यू अपन को कुछ दी होगी x-2 है ना, के की वैल्यू कितनी दी है 50 दी है, -10 आ गया 50 दी है। x की वैल्यू -2 x-2 है ना, इसको यहाँ पे लेके आऊँगा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत तो नहीं, -1/5 हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं। 10/50 कितना आ जाएगा -1/5, x-2 की वैल्यू इतनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 -1/5 मतलब कि 2 - 0.2 मतलब कि 1.8 मीटर। समझ में आया कितना लंबा एलोंगेशन होगा 1.8 मीटर। अच्छा देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू नहीं होती, फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू 0 होती, तो मैंने यहाँ 2 मीटर एलोंगेशन हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन हुआ ना, फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है ना, कुछ एनर्जी उसी डिसिपेट हो गई। जितनी पोटेंशियल एनर्जी मैंने यहाँ दी थी उतनी पोटेंशियल एनर्जी मेरे को यहाँ नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ 1.8 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, यहाँ 2 मीटर का, तो कुछ ये 2 मीटर तक जाता अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहे होते, मतलब डिसिपेटेड फोर्सेस के कारण क्या हो गया, मेरा एनर्जी लॉस हो गई। ठीक है, डिसिपेटिव फोर्सेस के कारण मेरी क्या हो गई, एनर्जी लॉस हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व ही होगी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी जब मेरी लॉस हो गई तो वर्क डन हुआ होगा ना उसके कारण, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क हुआ है। ठीक है, उसको काटने में चली गई। समझ में आया? समझ में आया क्या बोल रहा था मैं? पूरी चीजें समझ में आई? फ्लो समझ में आ रहा है क्वेश्चन का कि क्या बोल रहा है सारा कुछ? चलिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये मेरा क्या है, एक रफ सरफेस है, ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है रफ। ठीक है, रफ इंक्लाइंड सरफेस है, इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे को 37 डिग्री दी है। अच्छा म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, म्यू की वैल्यू दी हुई है इस सरफेस के लिए, म्यू की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, 2 सेकेंड रुकिए बस, 2 सेकेंड 2 सेकेंड। ये म्यू की वैल्यू क्या लिख दे रहा हूँ मैं, 0.2। ठीक है 0.2, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 0.2 दी है। अच्छा यहाँ पे मेरा मास रखा था, यहाँ पे मास m रखा था। ठीक है, मास m रखा था मेरा, और ये मेरी कितनी थी, हाइट थी 3 मीटर। ठीक है, गोल नहीं था मास m, है ना, कैसा था, चौकोर था, चौकोर डब्बा टाइप का था। गोल पे तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे अपन रोलिंग रोलिंग बॉडीज में, है ना। ठीक है, यहाँ मास m रखा हुआ था। अब ये ऐसे नीचे सरकते सरकते आया, ये सरफेस आगे बढ़ जा रहा है, यहाँ पे है मेरी एक क्या वॉल, क्या है यहाँ पे मेरी एक वॉल। ठीक है, इसकी देखो 2 सेकेंड बताता हूँ, यहाँ पे क्या है मेरी एक स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, स्प्रिंग लगी हुई है, ये क्या है अपने नेचुरल लेंथ पे है, ये क्या इसकी नेचुरल लेंथ, ये मेरी क्या थी इसकी नेचुरल लेंथ पे थी, है ना स्प्रिंग। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है अगेन 50 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 50 न्यूटन पर मीटर की स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये जो डिस्टेंस है मेरी क्या है 2 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, और इस पूरे सरफेस पे, ये पूरा सरफेस भी क्या है मेरा रफ सरफेस है, ये भी क्या है रफ सरफेस है, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रफ सरफेस है, जिसका म्यू दिया है मुझे, जिसका म्यू दिया है इसका कितना 0.5। ठीक है, इसका म्यू कितना दिया है इस पूरे सरफेस का 0.5। आपको ये बताना है, अब इस क्वेश्चन समझ में आ गया, मास m की वैल्यू की दी है 1 kg। ठीक है, यहाँ से इनिशियल पोजीशन थी मेरी, ये इनिशियल पोजीशन, यहाँ से मैंने इसको छोड़ा, ये नीचे तक आएगा, ये नीचे तक आने के बाद ये ऑब्जेक्ट ऐसे घिसटते घिसटते और आगे तक बढ़ेगा। तो अगर ये आगे तक बढ़ा और स्प्रिंग से टकराया तो स्प्रिंग को पीछे की तरफ क्या कंप्रेस करेगा, तो ये कंप्रेशन जो भी करे उसकी वैल्यू बतानी है। क्या, हाउ मच मास pushes the spring inside from natural length।
यहाँ से वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, नेचुरल लेंथ से आपसे कंप्रेशन पूछ रहा हूँ, ठीक है। टोटल कंप्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ 2 मीटर से, नहीं, आपको नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन बताना है। तो समझ में आएगा क्वेश्चन, ऊपर से नीचे तक ढड़कते हुए आएगा, कितना कंप्रेस करेगा। कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है शायद, लेकिन बन जाएगा आपसे, ठीक है। कोशिश करके देखो, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी से। फिक्स कर लिया पॉज वीडियो को, मैं करूँ सॉल्व, पक्का सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। चलिए मैं करता हूँ अपनी तरफ से सॉल्व। अच्छा देखो, सॉल्यूशन में कौन सा, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं पहले तो बताओ। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रही है क्या, नहीं लग रही है, केवल ड्रॉप कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जैसे फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स हैं क्या, एग्जिस्ट कर रहे हैं? जी हाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनके द्वारा वर्क डन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सही होगा क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में एक्सटर्नल फोर्सेस, दो एक्सटर्नल फोर्सेस एंड अगेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दोनों क्या होने चाहिए मेरे, 0 होना चाहिए, या उनके द्वारा वर्क डन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमारा यहाँ वर्क नहीं करेगा। अच्छा, तो कौन सा वाली इक्वेशन वर्क करेगी भाई, कौन सी वाली इक्वेशन वर्क करेगी, ये वाली इक्वेशन वर्क करेगी। प्लस work done by external force plus work done by non-conservative force equals to find kinetic energy plus potential energy minus initial kinetic energy plus potential energy। ये वाली इक्वेशन आपकी वैलिड रहेगी, क्योंकि हर जगह वैलिड रहती है। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, LHS की बात करता हूँ ना, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या लग रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन में क्या कंसीडर कर रहा हूँ, इसको कंसीडर कर रहा हूँ इनिशियल पोजीशन, इसको कंसीडर कर रहा हूँ इस पॉइंट पे जहाँ तक ये कंप्रेस होगी, इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये क्या है मेरी, बी क्या है फाइनल, और ये क्या है मेरी, ए है इनिशियल पोजीशन, ठीक है। चलिए अब इस बेसिस पे मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ए से फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से कहाँ तक एक्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। देखो म्यू की वैल्यू अलग है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अलग है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अलग होगा। इसके बाद म्यू की वैल्यू चेंज हो रही, नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, अलग होगा। मतलब शुरुआत के ये डिस्टेंस के लिए अलग, ये वाले डिस्टेंस के लिए अलग। तो चलो इस वाले डिस्टेंस को मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 और इसको ये छोटी डिस्टेंस को 3। 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक के लिए ए से सी तक के लिए A1 बोल दे रहा हूँ, सी से डी तक के लिए क्या बोल दे रहा हूँ, 2 बोल दे रहा हूँ, डी से बी तक के लिए 3 बोल दे रहा हूँ। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वर्क डन इन प्रोसेस 1, वर्क डन बाय प्रोसेस 2, वर्क डन इन प्रोसेस 3। ये हो जाएगा मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। अच्छा, ये वर्क डन इन प्रोसेस 1 क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इस मास के लिए कैसा लग रहा होगा, mg cos थीटा लग रहा होगा, कोई भी दिक्कत तो नहीं है इसमें। mg cos थीटा बताया मैंने कैसे लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा, यहाँ पे m ये मास रखा हुआ है ना, नीचे की तरफ mg फोर्स है, ये आ गया मेरा क्या, mg cos कंपोनेंट, यहाँ बन जाएगा mg sin कंपोनेंट, इसके अगेंस्ट में नॉर्मल रिएक्शन क्या बन जाएगा, mg cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मैंने mg cos थीटा ले लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैंने पहले बताया था, ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स में जब से मैंने कोर्स चालू किया है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बताते जा रहा हूँ कि एम जी कॉस थीटा कैसे ले सकते हैं, ठीक है। एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, इसको म्यू 1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये मेरा फोर्स हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन हो रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन, फोर्स सेक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री वाली टर्म के कारण माइनस आना जाएगा। क्यों, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि अपोजिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट मेरा आगे की तरफ हो रहा है। अच्छी समझ में आ गई बात, समझ में आया। चलिए, और डिस्प्लेसमेंट हो कितना रहा है मेरा, डिस्प्लेसमेंट हो कितना रहा है, एल ये है, तो ये सॉरी ये क्या हो जाएगा मेरा, ये इसको अगर मैं एल कंसीडर कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। एल कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एल कॉस 37 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 3 मीटर। ये हो जाएगा मेरा एल, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एल, सॉरी एल साइन थीटा हो जाएगा, ये वेरी सॉरी, एल साइन थीटा लिख लीजिए इसको, एल साइन 37 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, ये मेरा एल साइन 37 डिग्री हो जाएगा।
साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 3/5 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 3, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी। समझ में आया, एल की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। ठीक है, वर्क डन इन प्रोसेस 1। अच्छा, वर्क डन इन प्रोसेस 2 कैसे निकालूंगा मैं, ये देख लो। इसके बाद सेकेंड वाला वर्क देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस अगेन पीछे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ लग रहा है, तो माइनस साइन भी आएगा। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है मेरी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी, mg हो जाएगी, है ना, mg हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, म्यू टू mg इंटू 2 मीटर एंड माइनस साइन। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा, यही आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये कॉस 180 डिग्री वाला माइनस, अगेन कॉस 180 डिग्री वाला माइनस तो रहेगा ही रहेगा, है ना, इस केस में भी माइनस रहेगा ही रहेगा, है ना। और यहाँ से यहाँ तक वर्क डन क्या होगा फ्रिक्शन के द्वारा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है मेरा, एक्स हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रहा है तो माइनस साइन, म्यू एम जी अगेन मेरा क्या है, मतलब म्यू टू एम जी है अगेन मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये आ गया मेरा टोटल वर्क डन, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा मेरा, ये 5, म्यू वन की वैल्यू 0.2 है, 0.2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 से, तो क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, -1, है ना। और ये एम जी की वैल्यू कितनी, एम की वैल्यू कितनी है मेरी, एम की वैल्यू कितनी है 1, है ना, जी 10, और कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, कॉस 37 डिग्री क्या हो जाएगा 4/5, एम की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 10 है, कॉस 37 की डिग्री 4, कॉस 37 4/5, माइनस म्यू टू की वैल्यू 0.5, एम की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 10 है, और ये टी हो जाएगा। ये म्यू 1 इंटू 5 हो गया मेरा 1, क्यों, क्योंकि म्यू 1 की वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू 5। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया 1। अच्छा, ये वाला कंप्लीट हो गया, माइनस म्यू टू की वैल्यू अगेन 0.5 इंटू एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10 इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गई मेरी टर्म, इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 हो जाएगा, 4 टू द -8, इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 1, और 10 -10, ये क्या जाएगा 5 -5x। ठीक है, तो -5x -18, ये हो जाएगी मेरी LHS की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी चीज़ें निकालते हैं। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी, mgh हो जाएगी एक पोटेंशियल एनर्जी। और कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी थी क्या, इनिशियली रेस्ट पे था तो नहीं थी काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी, के आई इक्वल्स टू 0, पोटेंशियल एनर्जी यू आई इक्वल्स टू एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 3 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी थी, 3 मीटर ऊंचाई पे था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 जूल्स। अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई मेरी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ तक आगे तक बढ़ गया, आगे तक बढ़ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आगे तक बढ़ गया, यहाँ पे तो रुक जाएगा, इस रुकने के बाद फिर से पीछे फेंकेगा, कंप्रेस होने वाली स्प्रिंग फिर से पीछे खींचेगी, तो पीछे फेंक देगी इसको, तो वापस से एक्सटेंड होगी, तो इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 हो जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी, 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, एक्स कंप्रेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर, और कोई भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो क्या लिख देंगे 1/2 के एक्स स्क्वायर। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। क्या करिए, सिंपली इक्वेट कर दीजिए, के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई इक्वल्स टू -5x -10, यही है ना। इस वाली इक्वेशन में एल एच एस की वैल्यू यही आ रही थी ना, इसको मैंने राइट हैंड साइड में क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया है सिंपली। ठीक है, के एफ की वैल्यू मेरी 0 है, यू एफ की वैल्यू मेरी क्या है 1/2 के एक्स स्क्वायर, माइनस इनिशियल की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे क्या थी -30 जूल। ठीक है, -5x -10, इसको सॉल्व कर लीजिए। के की वैल्यू 50 थी, के की वैल्यू 50 रख दूंगा, 50 रखूंगा तो 50/2 कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर -30 -5x -10। अच्छा, समझ में आया, 25x स्क्वायर प्लस 5x, है ना, ये यहाँ हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो -20 बच जाएगा, 5 टर्म बाहर निकल जाएगी, 5x स्क्वायर प्लस x -4 इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 5x
माइनस एक्स माइनस 4x। वेट 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 वेट, 4 5 जा 20 होता है ना, 4 5 जा 20 होता है, तो 5x - 4x लिखता हूँ। 5x - 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x को कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। 5x कॉमन आ गया, x प्लस 1 एंड अगेन -4 कॉमन आ गया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। एक तो एक वैल्यू x की आ गई, -1 आ गई। एक वैल्यू 5x - 4 की वैल्यू क्या आ गई, 0। x की वैल्यू आ गई 4/5। अच्छा, दोनों से कौन सी वैल्यू ट्रू है, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव नहीं, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव होगी क्या, ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, मतलब मैंने ऐसा कंसीडर किया, यहाँ पे आ गया स्प्रिंग, यहाँ से मास टकराएगा उसको, तो स्प्रिंग एक्सटेंड होगी क्या अपने आप, नहीं होगी, पहले तो कंप्रेस होगी। तो वो कंप्रेशन की वैल्यू बतानी, मतलब कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, मतलब एक्स की वैल्यू 4/5, मतलब एक्स की वैल्यू 0.8 मीटर। ठीक है, समझ में आई बात, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए, वेट 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 वेट, क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है मेरी तरफ से, और वो भी कंसेप्चुअल मिस्टेक है, नॉट अ कैलकुलेशन मिस्टेक। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये फोर्स नीचे की तरफ ये मास इंक्लाइन नीचे गिर रहा है, तब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये नीचे की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, तो क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे, एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा का भी, mg sin थीटा, जिसको मैं कंसीडर करना भूल गया था। और मैंने क्या ले लिया था, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या ले लिया, 0 ले लिया। जबकि ऐसा नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण भी एक वर्क डन होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, mg sin थीटा लग रहा है। इसके द्वारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, तो क्योंकि पॉजिटिव साइड गिर रहा है ना, इधर फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है l। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन इसमें ऐड कर दीजिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा मेरा, माइनस, सॉरी, एम की वैल्यू कितनी है, 1 है, एम की वैल्यू कितनी, 1, जी की वैल्यू 10, साइन 37 की वैल्यू 3/5 थीटा इंटू एल की वैल्यू कितनी, 5। अगेन इसको कैंसिल करके मेरे टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 30 आ जाएगी, सॉरी। इसको ऐड कर देंगे इसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसमें ऐड कर देंगे +30। यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा दोबारा से। क्या आ जाएगा, 5x, ये क्या जाएगा, +20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये 50/25 हो जाएगा, 25x² -30, एक -5x +20। अच्छा, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 25x² -5x, सॉरी +5x, ये यहाँ पे आ जाएगा -50 हो जाएगा। ठीक है, 5 अगेन कॉमन निकालो, 5x² + x -10 इक्वल्स टू 0, एंड देन क्या आ जाएगा अपना, यही आ रहा है ना, एक्स की वैल्यू कैसे निकाल लो, -b प्लस माइनस √b² कितना आ जाएगा मेरा, 1 -4 इंटू ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 10, सीधा 4 फॉर्मूला अपॉन 2a, यही आ जाएगा ना। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरी, कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे, यहाँ निकाल देता हूँ, -1 प्लस माइनस, इसको सॉल्व 4 5 जा 20, 20 इंटू 10 क्या जाएगा, 200, और ये माइनस साइन है ना, ये -10 है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस, तो 200 आ गया, 201 हो जाएगा, √201। यही होने वाला है क्या, सही कर रहा हूँ कि नहीं, वेट करना, 4 5 जा 20, सही है ना, -10 एक्सटर्नल फोर्स ऐड हो जाएगा 30, तो ये 20 हो गया,
20 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा। ठीक है। हम्म हम्म हम्म। अच्छा क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन में ये 2 5 या 10 हो जाएगा। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है 14.1। ठीक है 14.1 होती है, -1 प्लस माइनस 14.1 अपॉन 10। तो एक वैल्यू आएगी एक्स की आ जाएगी -1 प्लस 14.1 अपॉन 10। एक वैल्यू क्या जाएगी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी -1 माइनस 14.1 अपॉन 10। अच्छा ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी मेरी नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको क्या कर दूंगा मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, है ना। नेगलेक्ट क्यों कर दूंगा क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू क्या जाएगी -1 1.3 क्या ऑलमोस्ट आनी चाहिए। ठीक है ये 13 हो जाएगा, 13.1 हो जाएगा, तो अपॉन 10 क्या हो जाएगा 1.3 मीटर। तो कितना अंदर तक जाएगा 1.3 मीटर के आसपास तक जाना चाहिए। ठीक है समझ में आया। ठीक है कोई भी दिक्कत तो नहीं। मैं एक्सटर्नल फोर्स लेना भूल गया था, इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी निकाला है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लग रही है mg sin थीटा लग रही है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलिए अब मैं कुछ जिक्र कर लेता हूँ पावर का। ठीक है देखो अभी बहुत से अच्छे क्वेश्चंस रह गए हैं इस वाले सेक्शन में भी, तो वो मैं अगले वीडियो के अंदर कवर करूँगा क्योंकि वो बढ़िया क्वेश्चंस है ना। तो पावर पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे क्योंकि सारे इस वीडियो में क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं, टाइम लगेगा। तो पावर का जिक्र मैं करूँगा। तो पावर क्या होती है, एबिलिटी टू सॉरी एबिलिटी बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, है ना। या फिर एक और डेफिनेशन और एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क या परफॉर्म वर्क, परफॉर्म वर्क को क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। ठीक है पावर का पावर होती क्या है dE/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है मान के चलो जैसे कि इसकी यूनिट क्या होती है वॉट होती है, तो पता ही होगा आपको, है ना, जूल पर सेकेंड। वॉट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकेंड, SI यूनिट होती है ना। एक जूल एनर्जी इसमें आ रही है ना, एक जूल एनर्जी आ रही है मान के चलो इसमें, एक सेकेंड में एक जूल एनर्जी आ रही है। ठीक है तो इसकी क्या 1 वॉट पावर सप्लाई हो जाएगी, मतलब 1 वॉट पावर सप्लाई हो रही है, मतलब एनर्जी इसमें आ रही है। और 1 जूल पर सेकेंड एनर्जी अगर इससे जा रही है तो क्या हो रही है डिसिपेट हो रही है, पावर डिसिपेट हो रही है। डिसिपेटिंग पावर जिसको बोलते हैं, क्या होता है एनर्जी डिसिपेट होने पे होती है। समझ में आ गई बात। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एनर्जी को मैं वर्क डन के हिसाब से लिख सकता हूँ, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बोल सकते हैं, पावर को क्या बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, सॉरी ये एनर्जी की डेफिनेशन हो जाती है एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है ये मैंने आपको गलत लिखवा दिया है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क। ठीक है तो dW/dt, अच्छा d/dt रखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं F.dx लिख सकते हैं, F.dx लिख सकते हैं। अच्छा अरे dW को पूरा ही लिख देते हैं F.dx, ऐसा कुछ देखो 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 कुछ इस प्रकार से F.dx लिख दिया मैंने इसको। ठीक है इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा क्या होता है पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, फोर्स यहाँ पे मेरा क्या है कांस्टेंट है, क्या ले रहा हूँ मैं फोर्स क्या ले रहा हूँ कांस्टेंट ले रहा हूँ, F.dx में फोर्स क्या मेरा कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है समझ में आया। तो फोर्स तो मेरा बाहर लिखा रह गया और dx/dt हो गया, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी, dx/dt को लिख सकता हूँ वेलोसिटी लिख सकता हूँ। तो पावर की वैल्यू क्या होती है वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर इज इक्वल्स टू स्केलर
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये बात मैंने आपसे बताई थी पहले भी। उस समय एक क्वेश्चन करते वक्त मैंने आपसे बोला था कि फोर्स की वैल्यू पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डॉट वी। ये शायद एनएलएम की बात है, तो ये मैंने डायरेक्ट वहाँ से निकाल दिया था। तो ये वाला फॉर्मूला आप एक और नोट कर लीजिए। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ई बाई डी टी, और ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी डी टी इंटीग्रेशन, सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पे केवल ई लिखा रहेगा, ये एनर्जी की वैल्यू आ गई। और ऐसे भी लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये भी हो सकता है। समझ में आया। पावर अगेन स्केलर क्वांटिटी है एक, पावर क्या है खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, उसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो पावर भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। समझ में आया। तो पावर में इतना ही जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपके आते नहीं हैं। बाकी जो पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आपके दूसरी चीज़ों में पूछते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में, या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वाले क्वेश्चन है, डिसिपेटिव पावर पूछते हैं, तो उसके अलग फॉर्मूले होते हैं, है ना। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। ये मैकेनिक्स में इतना ही होता है बस। चलिए, तो प्रेजेंट टॉपिक्स हमारे जो भी मैकेनिक्स के जितने टॉपिक्स हैं वो तो सब हम ख़त्म कर ही चुके हैं। बस कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं आपके, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे चेन प्रॉब्लम्स आपकी और रह गई हैं। चेन प्रॉब्लम्स जो वेरिएबल मास सिस्टम में होती हैं वो वाली नहीं, चेन प्रॉब्लम्स यहाँ पे कुछ अलग हैं। यहाँ पे हैं वर्क डन वाली चेन प्रॉब्लम्स, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन की, वो वाली चेन प्रॉब्लम्स वगैरह हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। और शायद कोलिजन भी करें, कोलिजन भी उसी वीडियो में स्टार्ट करें। तो कोलिजन तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईटी जैम में, जेस्ट में, टीआईएफआर में लगातार पूछे जाते हैं। प्लीज़ कोलिजन मत मिस करना। ये वो टॉपिक्स है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये कोई टूल नहीं है, टूल भी है प्लस आपका ये वो भी हो जाएगा, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। अगले वीडियो के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो प्लीज़ अगले वीडियो में ज़रूर आइएगा। और चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए नीडी फ्रेंड्स के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। दिस इज आशुतोष साइनिंग ऑफ। गुड बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।